साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। एक्चुअली मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप इस जो चैनल है हमारा, अगर आपको लगता है कि इसका कंटेंट आपका अच्छा है और आपको इससे ज्ञान मिल रहा है, आप बाई हार्ट सोचिए, इसके बारे में दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए और आप देखें कि क्या वाकई ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में। तो आपसे मेरी प्रार्थना है और हर बार हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर हम तो एप्लीकेंट हैं, आप हमारे जो है मालिक हैं, आपने सिर्फ एक उंगली से सब्सक्रिप्शन को और बेल आइकन के बटन को आपने दबाना है, बाकी और कोई काम आपका नहीं है। और अपने कमेंट्स देने हैं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो हमें भी ये पता चल जाता है कि भाई आप जो है इसको देख रहे हैं और क्या आपके जो विचारधारा है वो इस वीडियो के प्रति है। तो मैंने आपसे 2 स्ट्रीम की अभी तक बात की, जिनमें से मैंने ह्यूमैनिटी सेक्शन के बारे में आपको बताया और नंबर 2 कॉमर्स के बारे में बताया। आज मैं ये तीसरी स्ट्रीम जो आपकी साइंस है इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि लोगों का माइंड सेट आपका ये होता है और लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो व्यक्ति साइंस से पढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत कुशाग्र है और आमतौर पर सारे जीवन की जो बागडोर है वही अपने साथ में संभाल करके रखेगा। तो इस माइंड सेट के आधार के ऊपर, ये मेरा नहीं लोगों का माइंड सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा था कि सब्जेक्ट तीनों ही इक्वल हैं, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, क्योंकि हर एक के अंदर स्किलनेस चाहिए, एक्सपर्टनेस चाहिए, हर एक के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए और परसेंटेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने साइंस ली और 40-45% नंबर आए तो आप किसी काम के नहीं रह जाते। अगर आपने कॉमर्स ली और 50-55% नंबर आए तो आप किसी काम के नहीं रह जाते। और अगर आपने आर्ट्स ली और 40-45 या 50% नंबर आए तो भी आप किसी काम के नहीं रह जाते। तो अल्टीमेटली सब्जेक्ट की गरिमा अपनी जगह पर है, उसकी वैल्यू अपनी जगह पर है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि हमें उसे समझना होता है, हमें उसे जानना होता है और सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आप कुमार विश्वास आपको जानते होंगे, उनके फादर का और उनका हमेशा आपस में क्लैश रहा इस बात को लेकर के, क्योंकि वो उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे और ये कुछ और बनना चाहते थे। तो सपोज दैट आप सोचिए, उन्होंने आपका जो एग्ज़ाम थे इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनको भी आपका क्रॉस आउट किया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था वो भी क्रॉस आउट किया। उसके बाद वो एज ए प्रोफेसर 17 साल यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी नेट क्रॉस करने के बाद। लेकिन उन्होंने ये सारा काम साइंस से नहीं किया। उन्होंने जहाँ बीएससी या बीटेक करनी थी उसके वजह उन्होंने बीए किया। और आज हिंदी जगत में जो है लोग कौन उन्हें नहीं जानता, आपका अमेरिका और पूरे गूगल ने तक उनको अपने हेडक्वार्टर में बुलाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक्सपर्टनेस होनी चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है साथियों, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हीं को देने लग जाऊँगा तो फिर आपका जो काम का जो सिस्टम है वो छूट जाएगा। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ साइंस स्ट्रीम की। देखिए, जो भी बच्चा साइंस से पढ़ रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की बात करें चाहे हम बच्चे की बात करें, तो उनका एक ही माइंड सेट होता है साथियों। और वो माइंड सेट पता क्या है, मतलब 90% की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनका माइंड सेट ये है कि भाई साहब, हमने अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। यानी 2 ही उसके ख्वाब होते हैं, या तो वो MBBS बनना चाहता है या फिर वो बहुत अच्छा बेहतर एक इंजीनियर बनना चाहता है। और दोनों ये सबसे बड़े ड्रीम होते हैं साइंस के। यानी कोई भी व्यक्ति जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है उसके लिए बिगेस्ट सबसे बड़ा सपना है, इससे बड़ा कोई सपना उसका नहीं होता, इससे बड़ी कोई एम्बिशन नहीं होती। अब दोनों का क्राइटेरिया क्या है, मैं अगर सबसे पहले आपसे बात करता हूँ किसकी, IIT की। यानी हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर साथियों मात्र 23 IIT हैं, मात्र 23, जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो है माध्यम माना जाता है आपका इंजीनियरिंग का। उससे आप अपना बीटेक कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, जितने भी आपके इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं वो सब वहाँ आपके किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। और हर साल उस एग्ज़ाम के अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं उसके, और 4 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है साल के अंदर। तो 2 जो एग्ज़ाम होते हैं, पहला आपका क्या होता है, JEE होता है, जिसको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। पहले ये क्रॉस आउट करना होता है और उसके बाद दूसरा आपका एडवांस होता है, फिर उसको क्रॉस आउट करना होता है। और फिर ऊपर वाले की कृपा रही, भाग्य अगर आपके साथ में रहा और आप मेरिट में अगर आ गए भगवान के आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से और आपके लक से, तो आप ये लगा लीजिए कि पूरे भारत के अंदर 10 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें बैठते हैं, कम से कम 10 लाख मान करके चलिए। और उन 10 लाख बच्चों में से उन्होंने 10,000 से 13,000 के बीच में बच्चे लेने हैं, यानी 10,500 से लेकर 13,000 के बीच में। अब साथियों, हमें ये काउंट करना है कि जहाँ 10 लाख प्लस बच्चे बैठ रहे हैं और 10,000 बच्चे लेने हैं, यानी 1%।
अब आप उस 1% के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा सौदा होता है। ये सबसे बड़ी इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है जो आमतौर पर IIT के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसका जो एग्ज़ाम होता है, जो मैं आपका JEE की बात कर रहा था, चाहे वो आपका मेन हो और चाहे आपका एडवांस हो, इनको एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम NTA बोलते हैं। ये है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका काम ही ये होता है कि ये दो जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जिनमें से आपका एक नीट है और दूसरा आपका IIT जो जी का आपका मेन और एडवांस है, इनको ऑर्गेनाइज करती है। तो साथियों, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हम उस 10 लाख की श्रेणी में आते हैं, तब जा कर के कहीं हमारा IIT में कुछ हो पाता है। और सिर्फ ये है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है हमारा, 139-40 करोड़ की आबादी का, तो क्या हम उस 1% श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है उन 10-15 लाख बच्चों में से जो आमतौर पर इसकी तैयारी करते हैं। ये तो पहला सपना हो गया आपका। और नंबर जो सेकंड सपना है वो है आपका MBBS डॉक्टर का। यानी हर कोई ये चाहता है कि आई विल बिकम MBBS व्हेन आई टेक द स्ट्रीम ऑफ साइंस इन क्लास 11th और 12th, ये उसका सपना होता है। तो जब हम नीट के लिए प्रिपेयरिंग करते हैं तो साथियों, नीट में आपके जो एग्ज़ाम है वो भी आपका NTA ही आपका ऑर्गेनाइज करवाता है। यानी जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसे करवाती है। और 4 सब्जेक्टों के इसके पेपर होते हैं, जिनमें केमिस्ट्री होती है, आपकी फिजिक्स होती है, आपकी लाइफ साइंस होती है और बॉटनी होती है। और 180 का ईच सब्जेक्ट होता है, तो 720 का टोटल होता है। और एक गजब की बात है कि देखिए, ऐसे बुद्धिमान बच्चे भी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि एक लड़के हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ममडन है, शोएब है उनका नाम। तो उन्होंने 720 में से 720 अंक जो है हासिल कर दिए नीट के एग्ज़ाम के अंदर। तो आप इमेजिन कर लीजिए, ऐसे भी तो लोग हैं। लेकिन क्या हम इस प्रकार की कैटेगरी के अंदर आते हैं? और कम से कम आपको अगर रैंकिंग में आना है तो 400+ मार्क्स आपको 720 में से चाहिए ही चाहिए, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जगह चाहिए तो। अब आप इससे अपने माइंड में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रिपेयरिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये 2 सेक्शन है साथियों। एक तो आपका क्या हो गया, IIT हो गया, जिसमें आप BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं। और दूसरा आपका नीट हो गया, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के जो मेडिकल के जो सेक्टर हैं MBBS के, उसके अंदर आप जो है एंट्रेंस कर सकते हैं। तो ये तो 2 बिगेस्ट हो गए। अब इसके साथ में जो अदर चलते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, मैंने इसमें पहला लिखा हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नैनो टेक्नोलॉजी आपकी है क्या, या नैनो टेक्नोलॉजी हम कहते किसे हैं। साथियों, नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में बड़ी यूनिक है। 1 मीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो उसका जो 1 अरबवां हिस्सा होता है, यानी मीटर के अगर आप 1 अरब टुकड़े कर दोगे तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना, 1 अरब टुकड़े 1 मीटर के, अब सोचिए कितना छोटा होता होगा। उसके बारे में जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बारे में जो नॉलेज लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और आमतौर पर इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं और BTech कर सकते हैं। ये आपके सामने खुला हुआ ऑप्शन होता है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत मुश्किल है। और मालूम है ये किस लिए किया जाता है, ताकि जितनी भी आपकी मशीनें हैं जिनसे लाखों करोड़ों का उत्पादन आपका होता है, उन मशीनों के बारे में हमें जानकारी हासिल हो सके, उनके लाइफ को हम बेहतर बना सकें। छोटी छोटी मशीनों को हम उनके ऊपर जो है पूरा का पूरा नए नए प्रकार के रिसर्च करके, नए नए प्रकार के खोज करके उसके विषय में लोगों को जानकारी दे सकें और उनकी जो लाइफ की ड्यूरेबिलिटी है उसको रेज कर सकें। ये आपका किसका हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी का। नंबर दूसरा है आपका स्पेस साइंस। आमतौर पर स्पेस साइंस के अंदर कॉस्मोलॉजी आती है। अब देखिए, ये कॉस्मोलॉजी अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल का एक प्रकार का सिस्टम है। कॉस्मोलॉजी के अंदर साथियों आपका जनरली क्या होता है कि जब भी हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य प्रकार के अणु हैं और परमाणु हैं, यानी डिफरेंट काइंड के आपके जो है एटम्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में ब्रेक होते हैं और उसके बाद धरती की तरफ आकर के चले जाते हैं, धरती के साइड में आ जाते हैं। तो उनके जो कुल तादाद है उनमें से 90% तो आपके ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन होते हैं, 10% आपकी हीलियम होती है और जो बाकी बचा हुआ एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है, उनको हम जनरली जो है इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इनके विषय में जो अध्ययन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के विषय में जो अध्ययन करते हैं, स्पेस साइंस के बारे में जो अध्ययन करते हैं, किन के बारे में, न्यूट्रॉन, आपके जो है प्रोटॉन, आपके इलेक्ट्रॉन, और साथ में किसके बारे में, अलग अलग प्रकार के गैलेक्सीज और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होती है और वो उसके विषय में हमें जानकारी देते हैं। यह आपका अगला पार्ट होता है जिसको आप स्पेस साइंस कहते हैं और इसी को हम एस्ट्रो साइंस के नाम से भी जानते हैं। यानी नो डिफरेंस बिटवीन स्पेस साइंस एंड एस्ट्रो साइंस। इसमें कॉस्मोलॉजी है, स्टडी ऑफ साइंस, अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स के बारे में आपको जानकारियां दी जाती हैं। यानी
आप ये मान करके चलिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी की आपकी जानकारी होती है। इससे नंबर है आपका एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको बताई जाती हैं साथियों, या तो गैलेक्सीज के बारे में जानकारी दी जाती है या अलग अलग प्रकार के स्टार्स के बारे में आपको बताया जाता है, और ये भी स्पेस से रिलेटेड है। इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानते हैं। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस। इसमें ढेर सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे एनवायरमेंट से जो है रिलेटेड होती हैं। नंबर पहला इकोलॉजिकल आता है। इकोलॉजिकल साथियों उसे कहते हैं जिसमें हम पर्यावरण को संतुलित कैसे करें, उसको बैलेंस कैसे करें, उससे रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं वो इकोलॉजी के अंदर आते हैं। क्योंकि आज हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, क्योंकि ग्रासलैंड ख़त्म हो गए हैं, फॉरेस्ट हैं वो आपके ख़त्म हो गए हैं, फिशरीज आपके ख़त्म हो गई है, वाटर रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो गए हैं, ग्रीन लैंड्स आपके समाप्त हो चुके हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है, उससे रिलेटेड जो लोग जानकारियाँ हासिल करते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो आपका एनवायरमेंटल साइंस होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इकोलॉजिकल आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, और उससे नंबर नेक्स्ट जो है पॉल्यूशन कंट्रोल आता है। और पॉल्यूशन कंट्रोल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज हमारे बीच में चल रही है, और उसकी वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। उससे जो नेक्स्ट है आपका अगला वाला, ये वाटर साइंस है साथियों। वाटर साइंस का मतलब ये होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर को किस तरह से के दूर किया जाए, जो ड्रेनेज ऑफ वाटर है उसको किस तरीके से कार्य क्षेत्र में डाला जाए। एक खास प्रक्रिया है जिसको हम हाइड्रोजियोलॉजी और आपका जो है आपका फार्मेटिक्स कहते हैं। तो हाइड्रोजियोलॉजी और हाइड्रोफार्मेटिक्स के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है, इसके विषय में जानकारी दी जाती है, वो आपका वाटर साइंस होता है। उससे अगला आपका बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में जिन चीज़ों के बारे में बताया जाता है उसमें अलग अलग प्रकार के फार्म रिसर्च होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं और केमिकल इंडस्ट्री होती है। इन सब के विषय में आपको ढेर सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है। उससे अगर आपका एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस के अंदर खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो हासिल की जाती हैं। मिट्टी के बारे में, बीजों के बारे में, सिंचाई के, इरिगेशन के बारे में, आमतौर पर फर्टिलाइजर्स के बारे में बेहतर कैसा उससे किया जाए उसके विषय में जानकारी होती है। तो ये आपका एग्रीकल्चर साइंस होता है। उससे अगला आपका इंजीनियर है। मैंने आपको बोल दिया अगर IIT नहीं क्रॉस हमारा हो पाया है, हम जो JEE है उसको नहीं अगर कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप BTech कर सकते हैं कहीं प्राइवेट कॉलेजेस से। आप जो है BE कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है। मेडिकल में अगर आप वहाँ क्रॉस नहीं हुए नीट के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप BDS में, BA MS में, MBBS में और BPT में कर सकते हैं। साथियों BDS आपका बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन होते हैं जो दांतों का इलाज करते हैं सॉरी। BA MS में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस, इसमें ये लोग जो है काम करते हैं, ये भी डॉक्टर ही होते हैं। MBBS तो यू नो वेरी वेल। और BPT में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आमतौर पर जो फिजियोथेरेपी की डिग्री लेते हैं वो आपके BPT कोर्सेज में आप जा सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू इंटरेस्ट टू टीचिंग साइड, तो यू कैन डू वन थिंग, और वो थिंग आपकी क्या है, आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं। और जो अध्यापन कार्य है, जो टीचिंग प्रोसेस है, उसके अंदर आप बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। उससे अगला वाला है आपका मैनेजमेंट, ऑल काइंड ऑफ द मैनेजमेंट। जिसमें भी आप जाना चाहें उसके दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं, आप उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है आपका आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्सेज में साथियों आपका क्या है कि सपोज दैट अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से कर रखी है, तो आप इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, और वो काम आपका क्या है कि आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्ज़ाम होता है जिसको देहरादून की जो मिलिट्री एकेडमी है वो आपका जो है ऑर्गेनाइज करती है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए होती है। ये आप दे सकते हैं 12th साइंस करने के बाद NDA में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए बहुत जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और टफेस्ट होता है। इसी के अंदर आप CDS दे सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, और अगर आप BSc नहीं भी करते हैं तो CDS में आर्मी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए UPSC एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है प्रोवाइड करवाती है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। उससे अगला आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका फैशन डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। किसी भी फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, उसके लिए साइंस कोई कंपलसरी नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड तो आप यहाँ पर आप जा सकते हैं। उससे नेक्स्ट साथियों पायलट बन सकते हैं आप। लेकिन पायलट बनने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो जाना बड़ा मुश्किल है, प्राइवेट सेक्टर में हमें ढेर सारा रुपया चाहिए होता है, तब जाकर के हम कहीं पायलट जो है बन पाते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर उसमें पैसे खर्च होते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम ए पायलट। और उससे अगला है आपका मर्चेंट नेवी।
आमतौर पर ये व्यापारिक एक संस्थान होता है जो अलग अलग मुल्कों के अंदर जा करके व्यापार करता है। तो अगर आप चाहें तो अपना भविष्य जो है मर्चेंट नेवी के अंदर अपना सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं अगर आपके पास साइंस है तो। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका वेटरनरी सर्जन, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं सर आप, जानवरों का इलाज कर सकते हैं, उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए काम कर सकते हैं। उससे अगला है आपका फार्मेसी, आप डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, यानी जो दवाइयों को बनाने का काम करते हैं। तो साथियों डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा करके मोस्टली जो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ऐसे मैं ढेर सारे लोगों को जानता हूँ। तो या तो वो फिर टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं या फिर वो एक काम करते हैं कि वो केमिस्ट की शॉप खोल लेते हैं, क्योंकि एक लाइसेंस प्रोवाइड होता है और उसके बाद वो दवाइयों, क्योंकि बेचारे बना तो पाते नहीं, तो जब बनाने का प्रोसेस आपका नहीं उन्हें मिल पाता तो उसके बाद उसे बेचने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एज ए केमिस्ट के तौर पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करके, फार्मेसी में अपना भाग्य आजमा करके, यानी किसमें आपका डी फार्मा हो, बी फार्मा हो या एम फार्मा हो। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका, ये है आपका इंडस्ट्रियल कोर्स, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को आप ले सकते हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। मशीनों में अगर आपका जो है इंटरेस्ट बनता है या आमतौर पर किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट बनता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो वहाँ आप अपना काम कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनर, आमतौर पर जो बिल्डिंगों को तैयार करते हैं, पुलों को तैयार करते हैं, सड़कों को तैयार करते हैं, ये दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सिविल इंजीनियर होते हैं और एक अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं। तो जो आर्किटेक्ट हैं वो और आपका जो है इंटीरियर डिजाइनर, यहाँ पर आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। और उससे नंबर नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर साइंस, ये लास्ट है, इसके अंदर भी आप अपने भाग्य को जो है आजमा सकते हैं या जा सकते हैं। तो ये जितनी भी लाइनें मैंने आपको बताई हैं ये कहीं ना कहीं आपको साइंस की तरफ इंडिकेट करती हैं, इससे आपका भविष्य बन सकता है। तो सब्जेक्ट साथियों कोई भी खराब नहीं होता, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम है, चाहे साइंस स्ट्रीम है, लेकिन हर एक के अंदर कुशलता की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्टी की जरूरत पड़ती है, निपुणता की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5-6 एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, जिनमें से आप तो CD UPSC के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो टफेस्ट होते हैं। नंबर दूसरा, आपका जो नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं, IIT के जो एग्ज़ाम होते हैं, CGL SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये अपने आप में काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं और इनको क्रॉस आउट करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये लगा लीजिए, सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, सब्जेक्ट का कोई मसला नहीं है, द मैटर इज इट कि हाउ वी कैन गेट द एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर स्ट्रीम, हमारे अंदर निपुणता किस में आई है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फिर कुछ एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा साथियों। आपसे मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें और अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स साथियों ज़रूर दें, क्योंकि उसी के सारे आप हमारे लिए वो ऑक्सीजन का काम करते हैं, वो ग्लूकोज का काम करते हैं, जो एक बिल्कुल निढाल पड़े हुए व्यक्ति के अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना और एक नई एनर्जी दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपकी अच्छाई की कामना करते हुए कि आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में जरूर काम कीजिए। नमस्कार, फिर दोबारा मिलते हैं।